हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई और आपके एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं। तो आप लोग, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही तेजी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो इसी प्रिपरेशन के साथ आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने नाम दिया है बम शॉट, जिसमें हम इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपके 8 चैप्टर जो मतलब क्लास 8 का जो ये चैप्टर है, ये आपको 9th में भी आने वाला है और आगे 10th तक जो है ये आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज है। और इसका नॉलेज होना आपके डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है और आपके बायोलॉजिकल लाइफ से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए एज अ मतलब कि लाइफस्टाइल के लिए भी जरूरी है और एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि 8, 9, 10th में ये आपको बेसिक के लिए आने ही वाला है। तो ठीक है, आज हम अपने एनसीईआरटी की ही बुक से इसको पूरा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही है रीचिंग द एज, इट मींस कहां पर, एक ऐसे एज पे पहुंचना जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडोलसेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एडोलसेंस होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एडल्ट से ही बना है ये। किससे बना है? ये एडल्ट से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एडल्ट से बना, इट मींस मैच्योर। जब आप 18 के हो जाते कहते हैं ना, तो एडल्ट हो गए आप। तो इट मींस हम उसी एजेस के बारे में पढ़ना है, पढ़ने वाले हैं। तो एडोलसेंस एक पूरी एज प्रोसेस को है, जो हम एडोलसेंस की एज में जाते हैं तो हमारे बॉडीज में क्या क्या फिजिकल, मेंटल, कैरेक्टरली क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एडोलसेंस एंड पुबर्टी क्या होता है ये। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि एडोलसेंस और पुबर्टी होती क्या है। जैसे मैंने अब रफली समझाया, बट एक बार हम बुकिश लैंग्वेज में भी पढ़ के देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि Bujo was celebrating his 12th birthday. After the friends left Bujo, the Paheli began chatting with their parents and Paheli studies in a all girls school. तो जब उसके फ्रेंड्स वगैरह बर्थडे पार्टी करके चले जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से पूछ रही होती है कि she started laughing and she remarked that the many of the Bujo school friend, वो कहती है कि मेरे स्कूल में तो सारी लड़कियां ही हैं, तो whom she met after the years and had suddenly shot up in the height, and some of them were looking very funny with the hairy line above the लिप्स। और वो जब उससे पूछती है, वो जो पहली जो है अपने मम्मी पापा से पूछती है कि मम्मी मैं बहुत अपने ऐसे दोस्तों से थोड़े समय के बाद, जैसे हम कभी जैसे हमारा समर वेकेशंस वगैरह आता है तो हम थोड़े दिनों बाद जाते हैं, तो उनमें वो कह रही है कि मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों को भी देखा है जिसके फिजिकल कैरेक्टर में अचानक से बदलाव आ गए हैं। अचानक से बदलाव जैसे उनकी हाइट अचानक से बढ़ गई है। ठीक है, जिनके वॉइस में अचानक से सडन चेंजेस आ गए हैं, जिसके चेहरे पर लिप्स के आसपास, लिप्स के ऊपर जो है क्या आ गए, हेरी स्किन आ गई है ना, मतलब थोड़ा सा स्किन आने शुरू हो गए हैं। तो वो कह रही कि क्या है, व्हाट इज इट, है ना। ठीक है, तो अब उसके मम्मी पापा उसे समझा रहे हैं कि बेटा अब आपकी एक ऐसी एज आ रही है जिसमें आपको ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब आप वो बच्चे नहीं रहे, आप वो बच्चे की कैटेगरी से थोड़े से ऊपर आ गए हो। अब आप क्या होने लगे हो, थोड़े से मैच्योर होने लगे हो। ठीक है, तो नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर द ओनली वे टू बिकम एन एडल्ट। तो कह रहा है कि अब वो आपके अंदर का वो बचपना जो है वो क्या होना चाहिए, कम हो चुका है। अब आप क्या आ रहे हो, एक ऐसी एज में आ रहे हो जहां पर आपको एक मेच्योरिटी, परिपक्वता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंज इन द बॉडी विल लास्ट। कह रहा है कि ये चेंजेस कब तक चलते हैं मम्मी, है ना, ये जो चेंजेस है वो कब तक होते रहेंगे, क्या ये पूरी लाइफ चलता रहेगा। तो नहीं, हर चीज का एक क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट होता है। तो इसका भी एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। बढ़ना एक क्या है, एक प्राकृतिक प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, द पीरियड ऑफ अ लाइफ एंड द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग रिप्रोडक्टिव। तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो बढ़ने तो है ही, लेकिन जिसमें हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव क्या आते हैं, मेच्योरिटीज आती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं, यौवनावस्था बोलते हैं। ठीक है, एडोलसेंस बिगिन एट द एज ऑफ
11 टू अप टू 18 और 19। तो ये कब से कब तक चलता है? लगभग 11 साल की उम्र से शुरू होकर 18 से 19 साल की उम्र तक ये चलता है, ठीक है। और समटाइम्स हम इस एडोलसेंस की एज को हम क्या भी बोल देते हैं? टीन एज बोल देते हैं, बिकॉज 11 से लेके मतलब 11 से अगर आप देखो तो उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो टीन 19 तक क्या आता है उसके अल्फाबेट्स में, उनके वर्ड्स में टीन आ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टीन एज। क्या बोला जाता है इसे? टीन एज भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है लड़कियों में, इन द गर्ल्स एडोलसेंस में भी बिगन अर्ली ईयर्स ऑफ, मतलब क्या होता है लड़कियों में ये 1 से या 2 साल क्या हो जाता है? पहले शुरू हो जाता है, ठीक है, एडोलसेंस, ठीक है। और लड़कों में थोड़ा देर से शुरू होता है। The human body undergoes several changes during the adolescence. These changes mark onset of puberty. इसी हम बदलाव को हम क्या बोलते हैं? पुबर्टी भी बोलते हैं। इट मीन्स यौवना अवस्था में बदलाव भी कहते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था उसको एडोलसेंस को बोलते हैं, इसको यौवना अवस्था बोलते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुबर्टी इज बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्टिव। सबसे बड़ा चेंजेस क्या देखने को आता है कि मेल और फीमेल क्या हो जाते हैं? एज अ रिप्रोडक्टिव मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दे कैन बिकम अ पेरेंट्स। अब वो कैसे बन सकते हैं? पेरेंट्स बन सकते हैं। इट मींस उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर हो चुका है, ठीक है। पुबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलसेंट्स रीच रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। इट मींस पुबर्टी को हम कब बोलेंगे कि अब इट मींस पुबर्टी या एडोलसेंस की एज खत्म हो चुकी है, जब वो कंप्लीटली उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल करके भी बताया है। अब चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें पुबर्टी में? तो चेंजेस एट द पुबर्टी, इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहला चेंजेस हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रोथ इन हाइट। हमारी जो मतलब कि हाइट है, ऊंचाइयां हैं, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखो लड़कियों में, जैसे कि इन्होंने शुरुआत में बोला, लड़कियों में जो है चेंजेस सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। इट मींस 11 ईयर की ही एज से ही जो है उनके अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर दे रखा है एज इन ईयर्स बॉयज में और गर्ल्स में। तो देखो हमेशा गर्ल्स की ग्रोथ तेजी से होती है और हमसे पहले ही वो क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। इट मींस ग्रोथ उनके मैक्सिमम हो जाती है। देखो 8 साल की उम्र में लड़के की एज कितनी मैक्सिमम बढ़ी है? 72%। और लड़कियों की कितनी बढ़ी है? 77%। इट मींस यहाँ पर भी देख रहे हो लगभग 5% का डिफरेंस है। इट मींस हमसे वो तेज ग्रोथ है उनका, और तेजी से ग्रोथ होते हैं और तेजी से मैच्योर भी हो जाते हैं। लेकिन लड़कों की जो ग्रोथ होती है वो स्लो एंड लास्ट चलती है। तो देखो 18 ईयर्स तक लड़कियों की एज मैक्सिमम 17 तक ही मैच्योर हो गई है ना, लड़कियां हमसे पहले मैच्योर हो गई। और लड़कों की एज लगभग ग्रोथ चल ही रही है, ठीक है। लड़कों की ग्रोथ चल ही रही है, लड़कियां लगभग 17 की एज में क्या हो गई? मैच्योर हो गई, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लड़कियों में जो है ग्रोथ बहुत जल्दी और मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, और लड़कों में लॉन्ग चलती रहती है 18 से, हाँ। तो उनके में बदलाव काफी देर में देखने को मिलता है, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, अब आप इससे क्या निकाल सकते हो? मतलब मैक्सिमम उसकी एज के हिसाब से कितनी हाइट जो है होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता, बॉय इज 9 इयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर्स टॉल। वो लगभग 9 साल की उम्र है और 120 सेंटीमीटर बड़ा है। तो उससे उसकी निकाल लिया कि कितना जो है उसकी हाइट होनी चाहिए थी, ठीक है। वो छोटा है या बड़ा है, उसकी ग्रोथ हम इससे निकाल लेते हैं, चेंजेस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है देयर इज नो नीड टू पहली वरी अबाउट द पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। अब उसकी पहली कह रही है कि मम्मी मेरी हाइट जो है या मेरी ग्रोथ जो है मेरे फ्रेंड जैसी नहीं है ना। मतलब उसकी उसके मूछे मतलब उसकी मतलब मैं भी 17 साल की हूँ या वो भी 17 साल के, लेकिन उसके जो मतलब की बॉडी शेप है वो मुझसे ज्यादा अलग है, वो मुझसे ज्यादा बड़ी दिखती है। तो इसमें क्या कहना चाह रही है उसकी मम्मी की? कह रही है नहीं, सबका जो ग्रोथ रेट होता है वो सेम नहीं होता है। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स एंड हैंड्स आर फीट एडोलसेंस लुक ओवरसाइज और आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। वो क्या होता है, कभी कभार किसी की हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ती है, किसी की हाइट थोड़ा स्लो रेट से बढ़ती है, ठीक है। इनिशियली जैसे यहाँ पर बता दिया, इनिशियली क्या होता है, लड़कियां तेजी से बढ़ती है और लड़के स्लोली बढ़ते हैं। आई एम वरीड थॉट दैट आई हैव बिकम अ टॉलर एंड माय फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माय बॉडी, है ना। कभी कभार क्या होता है हमारा
हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन हमारी मतलब कि दाढ़ी नहीं आ रही है। हम हाइट से तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन हमारी लड़कों की क्या दाढ़ी कम आती है। जैसे टाइगर श्रॉफ को देख लो, बहुत स्लो क्या है उनके, उनकी एज के बहुत सारे लोगों को छोटी एज में क्या आती, दाढ़ी आ जाती है, लेकिन टाइगर श्रॉफ को जल्दी क्या नहीं आ रही थी, दाढ़ी नहीं आ रही थी। वो एक उसका एक लाइव एग्जाम्पल है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। इन द बॉयज द मसल्स ऑफ द, अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आपको देखने को मिल जाता है, आप देख लेते हो अपने आसपास आस पड़ोस में भी। द बॉयज मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोन मोर क्या है, प्रोमेंशनली, क्या होता है लड़कों में, आप देखोगे उनके मसल्स ज्यादा तेजी से बढ़ने शुरू, क्योंकि क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके बॉडी मसल्स आपको ज्यादा ग्रोथ दिख जाता है। और गर्ल्स जो है वो नॉर्मल जो है वो लाइटर वेट या लाइटर वर्क करते हैं, तो उनके शरीर में वो मसल्स में उतना इम्पैक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। Did you notice that sometimes the boys of the some of the boys are in your class cracks? क्या देखा होगा आपने कि कुछ बच्चों की आवाज जो आपके स्कूल में होती है वो बहुत जल्दी हैवी हो जाती है ना, भारी हो जाती है, मतलब घोड़े जैसी आवाज, फटने फटी फटी आवाज आती है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो किसके कारण होता है, वो वॉइस बॉक्स के कारण होता है। अब क्या होता है, लड़कियों के वॉइस बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा होता है, जैसे देखोगे मेरे वॉइस बॉक्स का साइज थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है, तो मेरी आवाज क्या होगी, थोड़ी सी लड़कियों से ज्यादा हैवी होगी, है ना। तो वो क्यों होता है वॉइस बॉक्स और लाइटनेस के साइज के कारण होता है। किसी का वॉइस बॉक्स का साइज छोटा रहता है, किसी के वॉइस बॉक्स का साइज जो है क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया है। The growing voice box in a boy can seen as a producing the part of the throat। आपने देखा होगा कि ये जो वॉइस बॉक्स का साइज है, ये जो थ्रोट, जो ये आपका वाक तंतु है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये इजीली अपीयर होने लगता है आपको, आपके फेस पर दिखाई, वो नेक पर दिखाई देने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल बोलते हैं, जैसे कि मेरे भी दिखाई दे रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है, आपका वॉइस बॉक्स के साइज बढ़ने के कारण, ठीक है। हाँ, in a girls the larynx is hardly visible in the outside because of its small size। तो क्यों लड़कियों की जो ये वॉइस बॉक्स या एडम एप्पल क्यों विजिबल नहीं होता, क्योंकि उनके वॉइस बॉक्स का साइज छोटा रह जाता है, ठीक है, और उनकी जो वॉइस होती है उसमें पिच ज्यादा होती है। हमारे वॉइस में क्या होती है, लाउडनेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो किसके कारण, वॉइस बॉक्स के कारण। समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल और वॉइस बिकम्स हॉर्सी। क्या हो जाता है, कभी कभार ये आवाज इतनी हैवी हो जाती है कि हमारी आवाज कैसी हो जाती है, एकदम घोड़े की जैसे, इट मींस बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है। जैसे देखते हो आप लोगों ने, बहुत सारे ऐसे सिंगर होते हैं तो बहुत ज्यादा लाउड में चिल्लाते हैं ना, बहुत लाउडली गाते हैं, ठीक है, उनकी आवाज ही वैसी होती है, ठीक। अरिजीत सिंह का गाना सुन लो और बादशाह का गाना सुन लो, अरिजीत सिंह की वॉइस कितनी मीठी होती है, क्योंकि उनके क्या, उनके वॉइस बॉक्स का साइज होगा थोड़ा छोटा होगा, वो इतने ज्यादा एडम एप्पल्स आपको विजिबल नहीं दिखाई देंगे। लेकिन क्या आप बादशाह को देखो, जितने भी रैप स्टार्स होते हैं उनकी आवाज कैसी होती है, हैवी होती है, क्योंकि उनके वॉइस बॉक्स का साइज बड़ा होता है, ठीक है। अब कौन कौन से और देखने को मिलते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट्स एंड सेबेकस ग्लैंड्स। अब कुछ ऐसे भी बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे ऑयली स्किन होता है, ये सिर्फ आपको कब देखने को मिलता है, जब आप एडोलसेंस की एज में आते हैं। ड्यूरिंग द पुबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लड़कों का पसीना जो है ना बहुत ज्यादा हैवी, मतलब लड़कों को क्यों ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि वो हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, तो उनको पसीना स्वेट वगैरह ज्यादा रिलीज होता है, और जितना ज्यादा स्वेट रिलीज होगा उतनी ज्यादा स्मेल आती है, ठीक है। तो वो कब, वो आपके एडोलसेंस की एज पे और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड जो है ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ऑयल, जो सेबेकस ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल रिलीज, ऑयली स्किन हो जाता है, और स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेशन थ्रू द डक्ट्स एंड्रोसाइन ग्लैंड्स एंड रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर आल्सो टर्म एज द डक्टलेस ग्लैंड्स। देखो अब एक यहाँ पर वर्ड आया है, यहाँ पर एक वर्ड आया है एंड्रोसाइन।
एंड्रोसाइन का मतलब क्या होता है? अंतः ग्रंथि, है ना, मतलब एंडो का मतलब इंडोर, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसाइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पर एक और वर्ड बोला है, डक्टलेस ग्लैंड्स। अब क्या है, ये जो ग्लैंड्स होती है जब ये रिलीज करती है हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में पुबर्टी के समय ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। तो हार्मोन जो ये केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज होता है, जब वो क्या करेंगे? डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डक्टलेस। इट मींस इसका कोई पैसेज नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे सेबेकस ग्लैंड्स हो गए, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो उन स्वेट्स के कारण ही देखोगे बॉयज में क्या, बॉयज में, गर्ल्स में पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द पिंपल्स ऑन द फेस दिस टाइम्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द ग्लैंड्स इन अ स्किन। ये क्या करते हैं? जो सेबेकस ग्लैंड्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स है, ये ज्यादा मात्रा में रिलीज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपका पिंपल्स हो गया और स्वेटिंग आनी शुरू हो गई, ऑयली स्किन हो गया, तो वो सब ज्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब सबसे पहली बात यही होती है, पुबर्टी का सबसे इनिशियल स्टेज ही होता है कि आपको जब मैच्योर माना जाता है, इट मींस आप एडोलसेंस की रीच सीमा को पूर्ण कर चुके हो। क्यों? जब सेक्स ऑर्गन जो है कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स जो है मैच्योर हो जाते हैं? तो देखो हम पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में। अब क्या होता है, फीमेल और मेल में दोनों में अलग अलग जो है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो जो लड़के हैं उसमें क्या करेंगे? टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है? स्पर्म्स रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। और गर्ल्स में जो ओवरीज होती है, टेस्टिस क्या रिलीज कर रहा है? ये आपका बेसिकली ऑर्गन हो गया, ठीक है। और ये स्पर्म जो हो गया वो क्या हो गया? आपका हार्मोन्स हो गया, इट मींस केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। और वैसे ही ओवरी जो है ये एक तरीके से ऑर्गन हो गया, और ओवा जो है इट मींस इसका जो एग है इसको हम ओवा भी बोलते हैं, ये क्या हो गया? हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स, ठीक है। तो मेल ऑर्गन टेस्टिस से उसका क्या रिलीज होगा? स्पर्म रिलीज होगा। फीमेल ऑर्गन में ओवरी से है कि वो क्या रिलीज करना शुरू कर देती है? एग्स रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसको हम ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। अब रीचिंग मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मेच्योरिटी। अब और क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है? रीचिंग कहते हैं ना यार, कहते हैं कि आप मेच्योर नहीं हुए हो अभी, इट मींस एज तो बढ़ गई आपकी लेकिन मेच्योर नहीं हुए हो। तो उसमें क्या, किस चीज को वहां पर डिनोट किया जाता है? आपके मेंटल और इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल इमोशनल मेच्योरिटी को वहां पर मेजर किया जाता है, ठीक है। इट मींस आप कैसे किसी गुड और बैड चीजों में आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, तो वो सारी चीजें आपकी क्या आ जाती हैं? एडोलसेंस का एक और पार्ट बन जाता है। तो एडोलसेंस इज द वे आल्सो अ पीरियड ऑफ अ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। इसमें क्या आ रहा है? आपके थिंकिंग की भी बात कर रहे हैं। इट मींस आप सही और गलत में डिफरेंस करना सीख जाते हो यहाँ इस एज पर, ठीक है, कि क्या चीज गलत है आपके लिए और क्या चीज सही है, ठीक है। और जब आप नहीं कर रहे हो, इट मींस आप सही और गलत में डिफरेंस करना नहीं सीख पा रहे हो, तो इट मींस यू आर नॉट अ मैच्योर, यू आर नॉट अ गुड कैरेक्टर ऑफ मैच्योर्स। इट मींस आप देख लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करने लग रहे हैं, ड्रग्स लेने लग रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक गलत इंटेलेक्चुअल, इट मींस मेंटल स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग नहीं है। इट मींस वो गलत और सही में फर्क करना नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो एडोलसेंट्स आर द मोर इंडिपेंडेंट देन द बिफोर, दे आर आल्सो सेल्फ, इट मींस सेल्फ कॉन्शियस। इट आप इससे पहले इट मींस 11-12 साल की एज में आप वही काम करते हो जो आपको मम्मी पापा बोलते हैं ना। इट मींस बचपना है आपके अंदर, कहते हैं ना कि आज बच्चा जो कर रहा है वो करने दो। इट मींस उसमें आपका सही गलत का कोई आपको मतलब कि पार्शियलिटी नहीं की जाती, ये गलत कर रहा है तो उसको पिटाई कर दो। लेकिन जब आप टीन एजर की एज में आते हो तब आप जो सही कर रहे हो उसके लिए प्रमोट किया जाता है, और जो अगर गलत कर रहे हो तो उसमें कुटाई भी हो जाती है, ठीक है। तो intellectual developments take place and they tend to spend considerable times thinking, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक।
अब आते हैं सेकेंडरी, तो वो मेंटल इंटेलेक्चुअल जो है आपके बदलाव देखने को मिलता है। अब आता है सेकेंडरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किनको बोला जाता है? यू हैव लर्न इन चैप्टर 6 दैट द टेस्टिस एंड ओवरी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि टेस्टिस ओवरी एक क्या है, ऑर्गन है, और वो क्या रिलीज कर रहे हैं आपके हार्मोन्स, स्पर्म रिलीज कर रहे हैं और ओवा रिलीज कर रहे हैं। इनको हम जिमेट्री बोलते हैं, गुणसूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं पेरेंट्स से, ठीक है। ये मेल इट मींस पेरेंट्स में से मेल का कैरेक्टर कैरी कर रहा है और ये फीमेल का कैरेक्टर कैरी कर रहा है। तो स्पर्म्स एंड ओवा इन अ गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन एंड डेवलप एट द पुबर्टी। और क्या फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जो लड़कियों में है वो ब्रेस्ट उनके साइज बड़े हो जाएंगे, है ना, और लड़कों में क्या होगा, द बॉयज बिगिन ग्रो फेशियल हेयर, उनके आपके दाढ़ी आने शुरू हो जाएंगे ना, मूछ आनी शुरू हो जाएगी। एंड दीज फीचर हैव टू द डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अब देखो कि लड़कियों में उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया, लड़कों में क्या हो गया, उनके फेशियल हेयर आ गए, दाढ़ी, मोस्टेचेस, मूछ आने शुरू हो गए, तो इसलिए इन्हें सेकेंड कैरेक्टर सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहा जाता है। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट एंड द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स। और क्या होता है उनमें, जरूरी नहीं, जो बॉयज एंड गर्ल्स में भी आपको देखने को क्या मिल जाता है, हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है अंडर आर्म्स वगैरह में, दाढ़ी वगैरह, और अंडर आर्म्स में बाजुओं में क्या आने शुरू हो जाते हैं, बाल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। बोथ बूजो एंड पहले विश टू नो व्हाट द इनिशिएट चेंज ऑफ द पुबर्टी, और वो कौन कौन से इनिशियल या जो प्रारंभिक बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो अब ये सारे जो हैं वो किस कारण से भी आते हैं, है ना, कोई तो कोई रीजन होगा। The changes which occurred at the adolescence are controlled by, अब इनको कंट्रोल कौन करता है, इनका कंट्रोल कमांड सेंटर कौन है, तो जैसे कि मैंने बोला इन सब को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करता है। और हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल आपका केमिकल सब्सटेंस है जो हर अलग अलग ग्लैंड जो है रिलीज करता है ना, हर ग्लैंड का अपना अपना एक हार्मोन्स होता है और उस हार्मोन्स का अपना एक इंडिविजुअल काम होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर बोल भी रखा है, दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम द एंड्रोसाइन ग्लैंड्स, किसके थ्रू जो है वो रिलीज होता है, अंतःग्रंथि, इट मींस बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स है वो रिलीज करता है, ठीक है। एंड्रोसाइन सिस्टम, द मेल हार्मोन टेस्टेस्ट्रॉन्स, क्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो आपका टेस्टेस्ट्रोन है वो क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, टेस्टिस से आपका जो है टेस्टिस में होता है और वो क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, स्पर्म रिलीज करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से चेंजेस अबाउट विच हैव टू जस्ट लर्न, एग्जांपल ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, है ना। और गर्ल्स में जो है वो कौन रिलीज करता है, फीमेल में वो एस्ट्रोजेन करता है, कौन रिलीज करता है, फीमेल में जो हार्मोन्स होती है वो क्या होता है, एस्ट्रोजेन, मेल में टेस्ट्रोजोन और टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो अब एस्ट्रोजन क्या किस किस चीज में मदद करेगा, मेक्स देम द ब्रेस्ट डेवलप, और उसमें मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड जो है रिलीज करना शुरू करता है, जिसे हम मैमरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो मिल्क रिलीज करेगा वो किस ग्लैंड के थ्रू होगा, मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है। एंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, वो तो जाहिर बात है, ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट में से ही जो है ब्लड जो है मिल्क रिलीज होगा। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन्स, इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोसाइन या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अभी आप पढ़ोगे कि मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स को ये क्या करता है, कमांड देता है, कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, कैसे ये हार्मोन जो है आपके रिप्रोडक्टिव और हार्मोन्स को इनिशिएट और कंट्रोल करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, हार्मोन जो है वो मतलब जो आपके जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, और वो हार्मोन्स को उस टारगेट पॉइंट में, इट मींस जहां पर उसको जरूरत है, इट मींस मान लीजिए
क्या करेगा आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से क्या रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा, उसको कहाँ भेजना है भाई, वो उसको पेनिस तक भेजेगा, तो वो टारगेट साइट हो गया। ठीक है, तो एडेनोसाइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स एंड रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड टारगेट साइट। इट मींस हार्मोन रिलीज कर दिया, केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर दिया, उसको जहां तक पहुंचाना है उसको हम क्या बोलेंगे, टारगेट साइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसका काम कौन करेगा, आपके डक्ट्स वगैरह करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स या वेसल्स वगैरह करेंगे। जहां पर जो बिना डक्ट या बिना वेसल्स के पहुंच जाए उसे हम क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था जिसमें स्वेट ग्लैंड्स और सबक्यूशियस ग्लैंड जो है आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझा रखा है आपको कैसे कैसे। द टेस्टिस एंड द ओवरी सेक्रेट द सेक्स हार्मोन्स। जो आपका टेस्टिस और ओवरी जो है, टेस्टिस आपका स्पर्म, ओवरी जो ओवर रिलीज कर रहा है, सेक्स हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। यू हैव लर्न दैट दीज हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल, इनको सेक्सुअल कैरेक्टर बोला भी जाता है सेकेंडरी। एंड द सेक्स हार्मोन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको किस ग्लैंड कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मेनी हार्मोन्स और विच मेक्स ऑफ द ओवा मैच्योर इन द ओवरी एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, तो हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरी रिलीज द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। और फिर वो कहाँ लेके जाएगा, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, उसको रिलीज करेगा ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, और वो कहाँ पहुंच जाएगा, टारगेट साइट पे जहां पर उसको लेकर जाना है। ठीक है, और स्टिमुलेट द चेंज इन द बॉडी और ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। जब हमारी पॉवर्टी की स्टार्ट होगी तब वो वहां पॉवर्टी के चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं टारगेट साइट पर जब पहुंचेगा। ठीक है, इट मीन्स अगर मान लो दाढ़ी आनी है तो वो कौन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कमांड देगा, भाई टेस्टोस्टेरोन जल्दी से रिलीज करना शुरू करो और भेजो इसको चिक्स के पास, है ना, मतलब इसके बियर्ड तक, ताकि उसके यहाँ पर क्या आनी है, दाढ़ी आनी है। ठीक है, पहेली को फिर से क्वेश्चन आ गया। पहेली एंड बुझो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट द पुबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव period when ones become capable of reproductive but they do not want to reproductive life once begin continue its end sometimes। क्या कह रहा है कि अगर क्या हो, अगर वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है मेच्योर ना हो तो इट मींस इनिशियल कब से कब तक शुरू होता है, और अगर वो इनिशियल मतलब रिप्रोडक्टिव एज अगर खत्म कब होती है और नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, वो सारे केसेस अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। देखो तो क्या, जैसे कि हमने पढ़ा फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है 10 से 12 साल पे स्टार्ट होता है और 45 से 50 ईयर्स पे जाके वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट मींस उनके ओवा जो है, इट मींस उनके एग जो है वो 10 से 12 साल की एज में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और लगभग 45 से 50 साल की एज में, 45 टू 50 की एज में जाके वो क्या हो जाएंगे, उनका साइकिल जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ द ओवा बिगिंस टू द मैच्योर ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी एंड इट्स ओवम मैच्योर इट इज रिलीज वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट अ मंथ 28 और 30 डेज। इट मींस मंथ में एक बार क्या होगा, जो ओवा जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा और ये लगभग 28 से 30 दिन के अंदर में ये कभी भी शुरू हो जाएगा। एक इनिशियल स्टेज होता है सबका। ठीक है, तो 28 से 30 दिन में एक बार जो है वो ओवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम thick as to receive the egg and is its case fertilized and begun to develop these result to pregnancy। और क्या होगा, इसी साइकिल में जब जो ओवा है वो रिलीज होना शुरू होगा और जब वो स्पर्म से क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, इट मींस फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वो क्या क्या रिजल्ट देगा, प्रेगनेंसी का रिजल्ट देगा। ठीक है, और उसी प्रेगनेंसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इफ द फर्टिलाइजर डज नॉट अक्योर डज द एग्स रिलीज विद द ब्लड एंड वेसल्स आर शेड ऑफ दिस कॉज द मेंस्ट्रुएशन। और उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, मेंस्ट्रुएशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, जब ब्लड
इट मीन्स एक क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इफ एग्स नॉट बिकम फर्टिलाइज, क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होंगे, क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होंगे, द व्हेन एग डिड नॉट बिकम फर्टिलाइज इट्स कॉल्ड मैंचुरेशन। तो वो किसके थ्रू, ब्लड्स वेसल्स के थ्रू, इट मींस वो एग जो है ब्लड्स और ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या आ जाएगा, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा यूट्रस के थ्रू, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैंचुरेशन बोल देते हैं, ठीक है, रिलीज एंड थिकन यूट्रस ब्लड एंड इट्स कॉल्ड मैंचुरेशन साइकिल, और इसी को हम मैंचुरेशन साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। मैंचुरेशन ऑक्योर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, जो आपका ओवर रिलीज करने का जो पीरियड है उसी के बीच में एक बार होगा, एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस पुबर्टी एंड इट्स टर्म एज मेनार्क, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनार्की भी बोलते हैं। जो फर्स्ट इनिशियल साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन का उसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्की भी बोलते हैं, और लास्ट कब होगा 45 to 50 की ईयर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, क्योंकि वो अब उसके बाद से वो रिलीज करना बंद कर देगा, पॉज हो गया, ठीक है। तो इट मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल पॉज हो गया, तो इसलिए उसे हमने क्या बोल दिया, मेनोपॉज, ठीक है। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर, और हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है वो इरेगुलर हो और वो थोड़े समय में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रेगुलर, इट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर शुरू हो जाता है, ठीक है। Menstruation cycle is controlled by the hormones. The cycle include the maturation of the egg and release by the thickening of uterine wall and its breaking down the pregnancy, और ठीक है, ये बस अब आ गया, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, क्या कह रहा है कि कैसे एक सेक्स हार्मोन जो है वो किसी बेबी को क्या करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है, इट मींस कि बेबी जो है वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, वो कैसे मतलब कि डिटरमाइन हम कर सकते हैं, कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें जो सबसे जरूरी पार्ट होता है वो होता है आपका क्रोमोसोम्स, क्या होता है उसमें आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल्स दोनों में होता है, क्रोमोसोम्स कहाँ किसके किसके पास होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। और कितने पेयर्स होते हैं भाई साहब, 23 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक। अब मेल में 22 पेयर्स और 22 पेयर्स दोनों में सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। कौन है वो सेम, एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। इट मींस 22 एक्स क्रोमोसोम्स इसमें होंगे, 22 एक्स, इट मींस तो इसमें तो 23 के 23 एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, एक जो पेयर बचा है वो भी एक्स ही है, ठीक है। बस मेल में 22 एक्स होते हैं और बस एक पेयर जो होता है वो होता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है, एक पेयर ही क्या होता है, बस वाई क्रोमोसोम होता है, और दैट्स वाई इसी क्रोमोसोम्स को सेक्स डिटर्मिनेटर भी बोला जाता है। देखो एक्स एक्स क्रोमोसोम तो है, ये तो फिक्स है कि अगर एक्स 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 है तो भैया फीमेल ही होगी, बस वाई क्रोमोसोम्स ही डिटरमाइन करेगा कि अगर वाई क्रोमोसोम्स ही मिक्स होगा और वाई क्रोमोसोम्स ही रिलीज बन के एक पेयर बनाएगा 23 पेयर जिसमें एक वाई क्रोमोसोम आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल बेबी जो है बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, 22 के 22 सेम होते हैं, बस 2 ऐसे पेयर्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, व्हाट वाज दैट, एक्स एंड वाई, द फीमेल हैज एक्स क्रोमोसोम्स एंड व्हाइल द मेल हैज एक्स एंड वंस वाई इज वाई, मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स दोनों होते हैं। द गेमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स, द फर्टिलाइजेशन अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जितने जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो सिर्फ क्या लेके चलते हैं, एक्स क्रोमोसोम, एंड स्पर्म्स आर 2 काइंड्स ऑफ क्या, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि इसने अभी स्टार्टिंग में भी बताया और हमने बताया कि वाई क्रोमोसोम्स ही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखा है,
वाई क्रोमोसोम्स ही जो है वो डिसाइड करेगा कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन एग जाइगोट वुड बी हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, है ना। क्या कह रहा है कि अगर स्पर्म जो है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम लेके आएगा तो ये तो एग, इट मींस फीमेल जो है, फीमेल के एग में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है और वो है एक्स, ठीक है। तो जब मेल ही डिसाइड करेगा, मेल क्रोमोसोम अगर एक एक्स ही क्रोमोसोम कैरी करके और एक्स के साथ फ्यूज होगा तो एक्स और एक्स क्या ही बनाएंगे, गर्ल, बेबी गर्ल बनाएंगे। और जब वाई स्पर्म लेकर आ जाएगा तो एक्स एंड वाई एंड दैट वो बिकम अ बेबी बॉय, और तभी वो क्या बनेगा भैया, एक्स वाई जो है वो क्या कहलाएगा, बॉय कहलाएगा, और एक्स एक्स क्या कहलाएगा, गर्ल, बेबी गर्ल कहलाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो इसलिए एक्स जो सिंगल वाई क्रोमोसोम है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेटर भी बोलते हैं, लिंग निर्धारक भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। The ovary to produce their hormones have the already have learned and the pituitary gland, जैसे कि फिर से देखो यहाँ पर क्या आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अपार्ट ऑफ दिस पिट्यूटरी, टेस्टिस एंड ओवरी देयर आर अदर एंड्रोसाइन ग्लैंड्स। अब इनके अलावा कुछ और भी मेजर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, देखो यहाँ पर दिखा रखा है कौन कौन से हैं वो। पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, याद रखना, बार बार मास्टर ग्लैंड बोल रहा हूं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। एड्रेलिन ग्लैंड जो है आपका ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन रिलीज करता है जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इट मींस ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ओवरी और फीमेल के यहाँ पर पोजीशंस दे रखे हैं कि वो कहाँ होता है। इसमें दोनों पार्ट इन्होंने दिखा रखा है, ये फीमेल पार्ट दिखा रखा है और ये मेल पार्ट दिखा रखा है आपके सेक्स हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा इन अदर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। Hormones other than the sex hormones secreted by the pituitary glands, it means ये master gland है। बुजो एंड पहली once visited their aunt and has doctor, बुजो और पहली जो है एक डॉक्टर आंटी के पास जाते हैं जिनके पास ऐसा ही चार्ट है जो उस चार्ट में से ग्लैंड्स को देखकर और वो अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट द काका वाज सफरिंग फ्रॉम द गोइट्री, तो पहेली और बूझो जो है अपनी आंटी के पास जाते हैं जिनके आंटी क्या है, डॉक्टर है। उनके यहाँ पर एक ऐसा ही चार्ट लगा हुआ है जिसमें आपको क्या दिखा रखा है, ग्लैंड्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिनका नाम क्या है, काका। हैड एवरी बिग एंड बर्गिंग थ्रोट, जिनका क्या है, एक उनके अंकल है काका, जिनका क्या है, एक बहुत मतलब कि एक मतलब उनका जो गला है वो क्या हो चुका है, फूल चुका है, एकदम बल्किंग, सूज चुका है, लटका हुआ है ऐसे ना। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट द काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइट्री, उनके काका किस चीज से ग्रसित हैं, किस चीज से जूझ रहे हैं, उसका नाम है उस बीमारी का गोइट्री। अब ये गोइट्री होता है, गोइट्री को हम हिंदी में घेंघा रोग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घेंघा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये घेंघा रोग होता क्या है, जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है। और ये आयोडीन को कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। द डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड इज काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग थायरोक्सिन हार्मोन। उसके काका जो है, उनके काका के जो थायराइड ग्लैंड है, उनका जो काका जो है, जो जिनको गोइट्री हुआ है, घेंघा रोग हुआ है, उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या चीज रिलीज नहीं कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज कर रहा है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो किस चीज को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी में आयोडीन को, आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, नमक की मात्रा। आयोडीन पता है ना आपको, नमक में होता है, इसलिए कहते हैं कि नमक भी हमें एक सफिशिएंट अमाउंट में खाना चाहिए, नहीं तो हमें गोइट्री हो जाएगा, ठीक है। अब their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing hormones.
और उनकी आंटी जो है उन्हें एक और बात बताती है, क्या बताती है कि उनके अंकल जो काका जी जो हैं वो और एक और बीमारी से ग्रसित हैं जिसका नाम क्या है, डायबिटीज। क्या नाम है उनका, डायबिटीज। और डायबिटीज में क्यों होता है, जब हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन, हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देता है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। अब इंसुलिन करता क्या है, तो इस इंसुलिन जो है आपके बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या करता है, आपके बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उनके अंकल को एक तो दो डिसीज का नाम है, याद रखना, आपके पेपर में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि गोइट्रिक किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और गोइट्रिक कब कहां पर होता है, आपके थायराइड ग्लैंड में, किसकी कमी के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज ना होने के कारण। और वैसे ही पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, क्या नाम है उसका, इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाती है, डायबिटीज डिजीज हो जाती है, बीमारी है, गोइट्री भी एक बीमारी है। ठीक है, ये सब क्या है, डिजीज है। ठीक है, in a sufficient quantities बूझो एंड पहले देन आस्क देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड। और तभी बूझो और पहले जो है अपनी आंटी से एक और ग्लैंड के बारे में पूछ लेती है, क्या नाम है उसका, एड्रेनल ग्लैंड। क्या नाम है उस ग्रंथि का, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है हमारी, वो हमारी हाइट मतलब कि ग्रोथ हार्मोन्स को मेंटेन करता है। द आंट टोल्ड देन द एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट द हार्मोन्स व्हिच मेंटेन द maintain the correct salt balance and the blood adrenal also produce the hormones of adrenal। क्या जो एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है, एड्रेनल एड्रेलिन जो है हार्मोन्स रिलीज करता है। इट मीन देखो ज्यादातर जो नाम होते हैं ना वो उनके नेम से ही मतलब कि रिलेट करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेलिन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स रिलीज करता है। तो ये क्या मेंटेन करता है आपके बॉडी में, सॉल्ट को जो है बैलेंस करके रखता है। ठीक है, सॉल्ट लेवल को। ठीक है, इट्स हेल्प आल्सो बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है एड्रेनल ग्लैंड आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। जब कभी आपको ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, ज्यादा जल्दी आप एम्बैरेस हो जाते हो, तो इट्स हेल्प बॉडी एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री एंड एम्बैरेस। और बॉडी जब आप कभी ज्यादा चिंता में डूब जाते हो या कभी जब आप ज्यादा सोचने लगते हो, तो वो उस समय कौन सा हार्मोन जो है ज्यादा रिलीज हो रहा है, एड्रेनल ग्लैंड जो है, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। ठीक है, थायराइड एंड एड्रेनल सेक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन द रिसीव ऑर्डर। कहां से ऑर्डर रिसीव करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो वन मोर कमांड सेंटर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको फिर से ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो इट्स हार्मोन पिट्यूटरी आल्सो सेक्रेट द ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि ही हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, कमांड देता है कि भैया ये जो है ग्रोथ करना है, आपकी बॉडी की हाइट जो है कम रहेगी या तो इसको चेंज करो। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में करो। ठीक है, आर द हार्मोन्स अदर एनिमल आल्सो हैव दे रोल इन द प्ले इन रिप्रोडक्शन। क्या कह रहा है, जानवरों के अंदर भी जो है क्या ऐसे ही हार्मोन जो है कंट्रोल करते हैं उनकी हाइट वगैरह, बिल्कुल थोड़ा बहुत सिमिलर तो होता ही है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो अब हम अगला थोड़ा सा फ्रॉग वगैरह इंसेक्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे वो लार्वा से जो है टेडपोल में, टेडपोल से एक एडल्ट जो है आपका मेंढक फ्रॉग जो है बन जाता था। टेडपोल पास थ्रू द सर्टेन स्टेजेस ऑफ द बिकम अ फ्रॉग। एक लावा से मतलब एग से लावा से टेडपोल बना, फिर उसके बाद वो तेजी से चेंज हो जाता है किसमें, एक एडल्ट फ्रॉग में। दिस चेंज फ्रॉम लावा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। पढ़ चुके हैं मेटामॉर्फोसिस इज द इन इंसेक्ट इज, वो कैसे होता है, ये जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होते हैं, देखो कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं,
इंसेक्ट के हार्मोन्स से कंट्रोल किए जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस या ग्रोथ हार्मोन्स जो जिसको कह सकते हो। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, और जो फ्रॉग है उसमें किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, थायरॉक्सिन, इट मींस थायराइड ग्लैंड। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। हमारी बॉडी में भी क्या है, थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या कर रहा था, आयोडीन की मात्रा को बराबर करके रख रहा था ना, चीजों जो भी हम खा रहे हैं उसमें से आयोडीन ले रहा था। वैसे ही जो फ्रॉग वगैरह या इंसेक्ट वगैरह वो कहाँ से लेंगे, पानी से ही लेंगे, क्योंकि पानी ही वो पी रहे हैं, पानी में ही रह रहे हैं। तो पानी से वो क्या करते हैं, आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं। इफ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द सच टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। क्या होगा, ऐसा पानी जो इट मींस खारा ना हो, जिसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, वो जल्दी से मैच्योर, इट मींस एडल्ट फ्रॉग जो है नहीं बन पाएंगे। ठीक है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन एंड डॉक्टर टू प्रिपेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज। हाँ, आप अपने आसपास की ऐसी चीजों की भी लिस्ट बना सकते हो जिसमें क्या है, आयोडीन की मात्रा सफिशिएंट होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट मींस अब देखो, रिप्रोडक्शन के लिए हम बड़े तो हो गए, क्या उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस या कुछ हेल्दी मेजर्स लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। हर चीज को एक हाइजीननेस के साथ जरूर जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आता है, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल इज रिगार्डिंग एज द इंडिविजुअल हेल्थ। जब हम बड़े हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहे, हमारा ब्रीथिंग रेट अच्छा बना रहे, हम साफ हवा ले सके, है ना। To keep the body healthy and every human being at the age need to be have the balanced diet। हमें क्या खाना चाहिए, एक संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें हमें सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो है एक लेवल क्वांटिटी पे मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक द एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। और हमें आसपास साफ सुथरा भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो क्या होंगे, बैक्टीरिया, और वो फिर हमें हमारी बॉडी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी ग्रो। और जब हम एक ऐसी स्टेज में हो जहां पर फिजिकल चेंजेस ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, तो हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। न्यूट्रिशनल नीड टू फॉर द एडोलसेंट, तो हमें वो कौन कौन सी चीजें जो है लेनी चाहिए जो हमारे एक एडोलसेंस की एज में जरूरी है। तो जैसे कि देखो, हमारी बॉडी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, तो हमें कैसा खाना लेना चाहिए जिसमें एक प्रॉपर बैलेंस प्रोडक्ट हो, बैलेंस डाइट हो। ठीक है, तो एक वर्ड आता है बैलेंस डाइट। एडोलसेंस हैज टू बी केयरफुल प्लान एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है, जिसमें आपके 5 बेसिक एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए। और क्या क्या है वो, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है एंड विटामिन है। ये सब क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। बैलेंस डाइट उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अवर इंडियन मील्स जैसे कि रोटी दाल है ना, वेजिटेबल हैज अ बैलेंस मील्स, ये सब क्या है, बैलेंस मील्स है। इसमें आपको वो सारे 5 जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब इसमें वो आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो, किन किन चीजों को अगर मान लो बैलेंस डाइट फूड नहीं मिल रहा, या बैलेंस डाइट आप खाना खा भी रहे हो, तो क्या होता है, सबका बॉडी का एक जैसा होता है नहीं, किसी का बॉडी कमजोर होता है तो उसको ज्यादा क्या फैट की जरूरत है ना। कोई किसी का बॉडी मजबूत तो है लेकिन उसकी हड्डियां कमजोर है, तो उसको कैसे चीजें खानी चाहिए, तो जिससे आयरन बिल्ड हो, हमें वैसे खाना खाने चाहिए जिसको मतलब जिसको आयरन की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आयरन बिल्ड फूड्स कौन सा हो गया, जैसे कि वेजिटेबल्स, जैगरीज, जो आप गन्ने का जूस वगैरह खा रहे हो, मीट वगैरह है ना, सिट्रस खट्टे फ्रूट वगैरह खा रहे हो, उन सब में आपको ये चीजें मिल जाती है। ठीक है, और जैसे मिल्क प्रोडक्ट खा लो, उसमें आपको विटामिन या विटामिन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, तो वो सब आप ले सकते हो। ठीक है, अब आजकल जो है बच्चे क्या खा रहे हैं, फ्राइड और पैकेट फूड्स, इट मींस रेडी टू यूज वाले फूड्स हम ज्यादातर खाते हैं, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या होता है, हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलते। एक स्पेशलाइज उसमें हो सकता है कि अगर सॉल्ट ज्यादा है तो उसमें फैट ज्यादा होगा, या फिर किसी
इसमें वो क्या होता है, इंडिविजुअल या स्पेशलाइज जो है विटामिन या स्पेशलाइज न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस नहीं होता उसमें, इसलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए, एज अ रेगुलर हैबिट नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दे भी रखा है। चिप्स एंड पैक्ड और टिंट स्नैक्स thought we are very tasty but should never replace regular meals as it do not have adequate nutritional value। समझ गए आप क्या, उसमें वो बैलेंस डाइट वाली बात नहीं होती। आप चिप्स ही खा रहे हो तो उसमें क्या है, सीधा फैट ही फैट है। कोई ऐसी नमकीन चीज खा रहे हो, फ्राइड चीज खा रहे हो, तो उसमें क्या है, सॉल्ट ही सॉल्ट ज्यादा है। या फिर आपको समझ लो उसमें कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें सॉल्ट तो एकदम एक्सेसिव, शुगर लेवल इतना ज्यादा होता है कि आपको एक समय के बाद डायबिटीज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये सारे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं हम कैसे क्या क्या चीजें जो है खानी चाहिए। फ्रूट्स वगैरह तो रेगुलरली, खास करके ऑरेंज और एप्पल एक डेली खाना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी एक रेगुलर हैबिट बना सकते हो। दाल आप लोग खा ही लेते हो एक आध बार, जरूर नहीं कि भाई मीट खाना ही चाहिए, बट आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, उस पर भी आप अच्छी सेहत बना सकते हो। अब आता है पर्सनल हाइजीन। अब अपने आप को किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। एवरीबडी शुड हैव बाथ एटलीस्ट वंस इन अ डे। हमें दिन में एक बार तो बाथिंग करनी ही चाहिए, नहाना ही चाहिए, नहीं तो आपके स्वेट ग्लैंड जो है क्या हो जाएंगे, वो मतलब कि स्वेट ग्लैंड जो है ब्लॉक भी हो सकते हैं अगर ज्यादा साफ सुथरा नहीं रखोगे तो, ठीक है। तो स्वेट रिलीज नहीं होगा, और स्वेट रिलीज नहीं होगा तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहेगा। cleanliness is not maintained, there are the chances of catching bacterial infection। जैसे है ना, जैसे मान लो कहीं पर आप साफ सफाई नहीं करते तो क्या आ जाता है, वहां पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना, अनवांटेड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर पैदा हो जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए, सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फ्रेंडली थोड़े होते हैं, तो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, उससे आपका बॉडी जो है, बॉडी मसल्स बना रहता है, आपकी ब्रीथिंग रेट बनी रहती है ना, और आपका फिजिकल एक अपीयरेंस जो है वो बना रहता है। कहते हैं ना कि आप जैसे आजकल लोग देखो क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने की बजाय एक उन्होंने रूटीन बना लिया कि जिम ही करने से बॉडी बनती है। नहीं, आप अगर रेगुलर रनिंग करो तो आपका बॉडी जिम के कंपैरेटिवली वो ज्यादा क्या रहता है, हेल्दी रहता है। क्यों, क्योंकि वो एक रेगुलर एक्सरसाइज हो रही है, आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है उसमें, है ना, और उससे क्या होता है, आपकी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। मान लो इन इमरजेंसी कभी भागना पड़े तो आप भाग सकते हो, लेकिन जिम वाले बंदे भाग नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक बंद रूम में वो काम कर रहे हैं, वो शॉर्ट प्लेस ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं ना, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ, वो हैवी चीजें ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। adolescence adolescence and pregnancy. You might knowing that the country is a legal age of the marriage is 18 and for the girls and 21 for the boys. This is because the teenager mother are not prepared mentally or physically for the motherhood। अब देखो, हमें तो पढ़ा कि भैया जो मतलब कि एडोलसेंस की एज होती है वो 18 लास्ट होती है ना, और मतलब कि वहां पर हम मेच्योर बन जाते हैं, है ना। और लड़कों में थोड़ी, जैसे कि हमने पढ़ा था, लड़कियां ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती हैं ना, उनके अंदर ग्रोथ ज्यादा तेजी से होता है, तो वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाती हैं, और लड़के थोड़ा स्लो करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या एक एडिक्वेट एज बना दी है कि हाँ 18 में क्या है, परिपक्वता, इट मीन्स उनके पास मेंटल स्टेबिलिटी भी आ जाती है कि वो बच्चों की केयर कर सकें, और बच्चे लड़के के अंदर भी एक मेंटल स्टेट आ जाता है कि वो एक फैमिली की केयर कर सकते हैं। इसलिए एक एडिक्वेट एज बना दिया गया है। क्यों, ताकि एक ऐसा एज है जहां पर एक बच्चा एक मदर जो है वो मदरहुड की केयर कर सके मेंटली और फिजिकली। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या हो सकता है, अगर हम किसी बच्चे को चाइल्ड मैरिज ही कर दें तो वो क्या होगा, वो बच्चे की केयर नहीं कर सकते, उस बच्चे की कमियों को या उसके प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को भी नहीं समझ रहा है, बिकॉज शी इज ऑल्सो मदर, वो शी इज ऑल्सो अ चाइल्ड है, वो अभी भी अनमेच्योर्ड है ना। तो इसलिए एक एडिक्वेट क्या बना दिया गया है, एज लिमिट रख दी गई, ताकि किसी को मतलब कि हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, या और भी बहुत सारी फिजिकल, इकोनॉमिकल बहुत सारी हो सकती है। इट ऑल्सो सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग वुमेन एंड मेनी कॉज ऑफ द मेंटल एगोनी एंड शी इज नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मदरहुड, ठीक है।
बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल हो सकती है या और भी चीजें। और जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम कब मेच्योर माने जाते हैं, जब हम किसी गुड और बैड चीजों में क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। हम इतने एलिजिबल हो जाए, इतने बड़े हो जाए कि हम सही और गलत में अगर डिफरेंस करना सीख जाएंगे तो हम क्या हो गए, मेच्योर हो गए। तो वैसे ही जैसे ही अब बड़े होते हैं तो आप कंपैरिजन करना सीख जाते हो कि हाँ ये ड्रग्स जो है वो एक गलत चीज है, वो आपकी बॉडी को क्या बना देती है, एक पैरालाइज बना देती है, एक चीजों को एडिक्टिव बना देती है। और इसलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा जो पुराने जमाने के हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो क्या कहते हैं, जो आजकल एलोपैथी दवाइयां होती है वो क्या होती है, एक तरीके की ड्रग्स होती है। आप देखो आपको जैसे सर्दी जुकाम हो, अगर आपने इमीडिएट इफेक्ट पे क्या कर लिया, सर्दी जुकाम के लिए कोई दवाई ले ली, तो आपको वो सर्दी जुकाम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम भी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इम्यून नहीं पैदा करने दिया, बॉडी से लड़ने के लिए क्षमता नहीं दी। ठीक है, कि वो एक तरीके का ड्रग्स होता है, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी आपकी बॉडी को, जब भी होगा वो जल्दी ठीक ही नहीं होगा जब तक आप वो दवाई नहीं खाओगे। क्यों? ठीक है, तो इसलिए वो एक एडिक्टिव पार्ट है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और जो चीजें, जितनी दवाइयां आप खाओगे ना, आपका बॉडी उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, इंटरनली वीक होता जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बनने नहीं देगा वो। ठीक है, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ द मच एक्टिविटी इन द बॉडी। हमारी बॉडी में इतनी सारे चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्या चाहिए, बदलाव की जरूरत होती है। ठीक है, तो माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग, सो डू नॉट फील कंफ्यूज, इनसिक्योर। और जब हम आप एक ऐसे एज में आते हैं जहां पर सारी चीजें ना बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम हो रही होती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रही होती है, तो हमें उस पर पेशेंस करना सीखना चाहिए। क्या करना सीखना चाहिए, पेशेंस करना सीखना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि एवरी थिंग्स टेक अ टाइम, हर चीज को थोड़ा सा समय लगता है ना, उस चीज में हमें ढलना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीजों के लिए हमें गलत चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इफ एनीबॉडी सजेस्टेड दैट यू विल गेट अ रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट इज नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर आपको कोई कहता है तुझे स्ट्रेस लग रहा है, तुझे किसी चीज की टेंशन है, तो तू ये दवाई लेना, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। वो एक डायलॉग नहीं है बाबू राव का, कि उसमें वो कहता है तेरे सर्दी लग रही है या फिर क्या जुकाम हो गया, कहता है ये ले दारू पी ले, इसमें मेरे बाप का घर चला गया, कारोबार चला गया, तो ये वो क्या है। तो वहीं पर आप कंपैरिजन करना सीख जाते हैं कि नहीं, ये दारू अल्कोहल जो है वो आपकी बॉडी को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट करता है, हार्मफुल करता है। तभी आप, अगर आपने ये सीख लिया कि अगर आपने वो ड्रग्स को नो बोल दिया, तो दैट इज द साइन ऑफ दैट यू आर बिकम मैच्योर। यही चीजें वो लक्षण है जो आपको बताती है कि आप क्या हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, तो से नो टू ड्रग्स। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द एड्स। आपने एक बीमारी के बारे में नाम सुना होगा जिसका नाम है एड्स। ये एक वायरस होता है जिसका नाम है HIV। HIV एक डिजीज कोजिंग वायरस का नाम है और एड्स एक डिजीज का नाम है। ठीक है, बीमारी का नाम है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या करता है आपके, डिफिशियंसी, इट मींस आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है, ये कमजोर कर देता है। और इतना कमजोर कर देता है कि ना आप आपका बॉडी जो है धीरे धीरे, जो 50 साल चलने वाला होगा, 25 साल की एज में आप बूढ़े हो जाओगे। इट मींस आपका बॉडी एकदम स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम अनकंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो वो HIV वायरस की वजह से फैलता है। और ये मल्टीपल फैक्टर से, टचिंग से हो सकता है, कांटेक्ट से हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है, किसी एक ऐसे डिफेक्टेड पर्सन का हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया उससे हो सकता है। तो दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग सिरिंज यूज इंजेक्टेड ड्रग्स। तो क्या हो सकता है कि मान लो आपने आजकल देखा होगा, दिल्ली में ये ज्यादा पॉपुलर है, वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं ना सिरिंज से। वो क्या करता है, मान लो एक मैंने सिरिंज लिया और मैं HIV या एड्स से इन्फेक्टेड हो, तो वही सिरिंज जो है किसी ने जल्दबाजी में, उसको ड्रग्स चाहिए तो उसने उसी का सिरिंज लेकर यूज कर लिया, तो फिर क्या होगा, उसको भी वो एड्स हो जाएगा। और ये इसलिए इतना डेंजरस है बिकॉज अभी तक दुनिया में इसका क्या नहीं बना, इसका कोई एंटीडोट ही नहीं बना है ना। इस बीमारी मतलब कि बीमारी का, ये बीमारी ला इलाज है, इसका कोई अभी तक इलाज ही नहीं है। ठीक है,
to an infant, or it can also be transmitted to an infant from to the infant from the infected mother through her milk। और ये क्या हो सकता है, एक नवजात बच्चे को भी फैल सकता है अगर उसकी माँ जो है उससे इन्फेक्टेड है, किसके थ्रू, मिल्क के थ्रू। सो द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। और जैसे कि अभी हमने बताया कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको जो है मार्क कर देता हूं, आप अपने प्रैक्टिस में इसकी जरूर मतलब खाली टाइम में इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और इसके साथ भी आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है जिसमें आपको पेपर में भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड और सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, व्हाट आर द सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी बताना है। और एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, एंड व्हाट हैपन if the menstruation cycle will not occur या fertilize egg will not fertilize। क्या होता है जब हम इसको मतलब दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि what if the eggs will not fertilize, क्या होगा जब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वो उसका भी आंसर यही होगा। और आप MCQs की भी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि NCERT से ही आपके एग्जाम्स में भी जो है MCQs के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है खत्म होता है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।